आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज। मैं हूं आपके साथ एमडी आशिक। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐसा क्यों कहा कि ठाकरे सरकार को गिराने की पुलिस ऑफिसरों ने की थी साजिश। यह आधा सच है। इस घटना वास्तव सत्य का आधार पुरावे के साथ आज सभी भारत के दर्शकों को दिखाया जाएगा। इसका विश्लेषण करके पार्ट 1 श्री सुरेश रंगारी की जुबानी सुनिए। नमस्ते, मैं सुरेश नीलकंठ रंगारी वर्धा से। मेरा कार्य है कि मैं कामगार यूनियन क्रांति सूर्य असंगठित कामगार संगठना विदर्भ विभाग वर्धा ये स्थापन करके कार्य काम कर रहा हूँ कामगारों के क्षेत्र में। और उसके साथ ही कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हुई, ऐसा वास्तव हुआ, ऐसा सत्य का सामना आईना मेरे को दिखाया गया। जो 2010 में जो सरकारें थी, उसके बाद में 2014 में जो सरकार आई, मनुस्मृति विचारधारा जो भागवत आरएसएस माइंड्स के लोगों की कन्वर्ट सरकार, उनका जो अनुभव आया, उसके बाद में अभी ये 8-10 महीने से जो जनवरी महीने से जो सरकार आई है हमारे ठाकरे साहब की, वो तीनों पक्ष की मिल की सरकार, ये सरकार तो बहुत अच्छी यानी ऐतिहासिक सरकार है। जो सरकार एक पहली बनी रातों रात सरकार, जो असंवैधानिक विचारधारा के लोगों ने बना के रात में के अंधेरे में सरकार बना दी थी। वो सरकार संविधान के दायरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के वो सरकार को गिरा दिया। फिर भी अपनी इच्छा शक्ति, बोले तो कैसा है कि कहते ना कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, ऐसा करने वाले जो इच्छाधारी होते हैं, जो इस देश के मूल निवासियों को हकालने का, खेदने का काम किया है, ऐसी लोगों के जो माँ को के दूध की कसम न निभाने वाले, जो गाय को के दूध को मूल्य और क्या बोलते हैं कि ये गोबर और अंधभक्ति के पीसे हुए लोगों की सरकार भी आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। अभी कहने का मतलब है, आपने आशिक भाई, आपने हमें सवाल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, इन्होंने क्यों कहा कि ठाकरे सरकार गिराने की पुलिस ऑफिसरों ने की थी साजिश, क्या ये आधा सच है? ये सवाल ही अपने आप में एक अनोखा सवाल है। वास्तव सत्य आधार में जो अपने पास में मेरे पास में लेबर ऑफिसर, यहाँ के पुलिस लेबर ऑफिसर, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का सरपंच, यहाँ का पटवारी, इनसे लेके तो कोर्ट में जब गया, लेबर कोर्ट के जज, वहाँ के कर्मचारी लोग, वहां से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट के पूरे कर्मचारियों का बर्ताव, हाई कोर्ट के जज का बर्ताव, यहाँ तो सरकार जो महाराष्ट्र सरकार के थ्रू हर जगह पे अपॉइंटमेंट अभिवक्ता बोलते तो सरकारी वकील, या हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं वो वकीलों का अनुभव, ये सबको एक जगह एक संग्रहित करके देखा। तो छोड़ो पिछले सरकार की नहीं, ये सरकार आने के बाद में जो घड़ामोड़ी का जो आईना है, जो अपने पास में ऑडियो वीडियो के माध्यम, ऑडियो में है, वीडियो में है, साथ ही अपने पास में जो डॉक्यूमेंट्री होगी, जब भी सादा है कि हनीफ हत्याकांड है, हमारे मेरी जो छोटी बहन है उसका हाई कोर्ट से मिला हुआ ऑर्डर है, वो ऑर्डर 30/9/2019 के ऑर्डर में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इससे पैसे वसूल करो करके, फिर भी कलेक्टर ने जो काम किया है। तो उसके बाद में ये रोजाना जो घटामोड़ी हो रही है, इससे एक क्या लगता है कि ये सरकार को डोमिनेट कैसी करना, एक जो अपन ऐसी वक्त जिसकी राजनीति नहीं चलती, उसको अपने औरत की चूड़ियां बेच देते हैं सरकार को।
अभी तो कंगना को सुलवा दिया है। तो ये जो राजनीति का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, तो इसमें से आधा सच इसलिए है कि पुलिस ही नहीं, तो यहां से कलेक्टर से लेके हाई कोर्ट के जजेस और सरकारी वकील, ये लोग भी सरकार गिराने के। देखिए अभी कंगना के इसमें कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है, पर रेखा ताकसांडे की केस में कोर्ट ने 2 एप्लीकेशन दबा के उसके का अभी तक दबा है। ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मैंने जो एट्रोसिटी का 1/1/2019 में साउंगी पुलिस स्टेशन वर्धा में जो कंप्लेंट दाखिल किया, एट्रोसिटी एफआईआर के लिए का कंप्लेंट दाखिल हुआ, उसके ऊपर अपराध क्रमांक 22/19 दर्ज करके दिया अपने गुरव साहब ने, थानेदार गुरव थे उस वक्त, उनके माध्यम से जब मैंने दिया तो वो एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली। ये महाराष्ट्र सरकार को भी लिख के भेजा तो मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। इससे का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार के ऑफिसर लोग हमारे एप्लीकेशन को दबा के रखते और सरकार तक पहुंचने नहीं देते। इसमें सरकार बोले तो कौन? गृह मंत्री के पास में हमारे लेटर नहीं जाते होंगे। अभी तो कुछ लेटर मुझे वापस आए, अमोल दादा मेटकरी के लेटर वापस आए, जो लेटर मैंने भेजा बहुत सारे लेटर वापस आ रहे। इसका मतलब क्या है कि जो सचिव लेवल पे काम करने वाले कुछ अधिकारी लोग हैं, कुछ प्रशासकीय में है, ये लोग क्या करते, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग करके वो लेटर इधर में भेज देते, या तो सामने वाले को फोन करके बताते कि ऐसा ऐसा लेटर है, तो वो लेटर के माध्यम से वो भेज देते। ठीक है, ये क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग चलते रहेंगी। अभी कहने का मतलब है ईडी, अभी शरद पवार साहब के ऊपर ईडी की चौकसी अब बीच क्यों? क्योंकि बिहार में राजकारण है, बिहार और इधर में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, छोड़ दिए तो ये सब चलने वाला है। वीडियो देखिए, आज कल अपन ने वर्धा पुलिस स्टेशन से अपने को हनीफ हत्याकांड के लिए बुलाया गया। रमेश नाम के कांस्टेबल ने वो मांडरे जो पिया है, उन्होंने अभी तक उस केस को दबा के रखे है और उस मांडरे ने उस रमेश के माध्यम से अपने को बुलाया। तो उस पे क्या हुआ, रमेश ने अपने को पुरावा मांगा, अपन ने उसको बोले कि ये पुरावे तो हम दे रहे, पर साहब हमने तुम्हारे को 1 महीना पहले जो कंप्लेंट दी है उसका एफआईआर दो। वो एफआईआर देने के लिए राजी नहीं है। अरे भाई एफआईआर दे दो, एट्रोसिटी का कंप्लेंट है, एफआईआर दे दो और उसमें लगे ये सुप्रीम कोर्ट के बारडी के, उसका उल्लंघन मत करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। पर इतने निर्भयी, इतने निर्दयी कि हनीफ के मां से, कि हनीफ के केस की वो अपने को एफआईआर देने के लिए राजी नहीं है। और थानेदार पारदी, योगेश पारदी साहब गायब है। इसका मतलब क्या है? अपन एसपी साहब को मिलने गए तो वर्तमान में एसपी साहब अभी शायद 2-3-8 दिन हो गए हैं, नए हैं, उनके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। उनका काम अभी आगे देखा जाएगा। हो सकता है कि एसपी साहब ये पढ़ाई लिखाई करके अपने को एफआईआर में मिल जाएंगी, इसलिए मैं अभी तो उस पर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये नया प्रोसेस है। पर कहने का मतलब है कि ये देश में सच में ठाकरे सरकार को गिराने के लिए सिर्फ पुलिस कारणीभूत नहीं थी, तो यहाँ का सरकारी ऑफिसर, हर अभी लेबर ऑफिसर, इतना ये लेबर ऑफिसर के पे ट्रैप हुआ है। कितने दिन में लेबर ऑफिसर आया? 2 या 3 महीने में। ठीक है, तो 4-5 साल से 2012 से 13 से 12 से जो ऑफिसर काम कर रहा था, पूरी सर्विस किया, यंग में पहली नौकरी वर्धा में लगने के बाद वो ऑफिसर आया, तब से प्रोजेक्ट चला। कामगार के कानून जो बने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बना, वो 1947 का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य का पढ़िए, उसके अंतर्गत वो आयुक्तालय बन के, मुंबई आयुक्तालय बन के ये हुआ। तो ये ऑफिसर ने आज तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जितने हुए उसको लात मार के, केस फाइल गायब करके, कई केसेस अभी मेरे हाथ की कम से कम सैकड़ों केसेस है, वो अभी तक उसका डिस्प्यूट चार्जशीट नहीं होके लेबर कोर्ट नहीं गया, मेरा केस भी घुमा दिया। ये सब करके
क्या किया, धुर्वे ने पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दिया। और जो पैसे का धंधे का जो व्यवसायिक का काम था, व्यवसायिक काम है ये, जो इमारत बांधकामकार मंडल था उसमें पूरा प्रोजेक्ट, और कौन से जिस वक्त ये प्रोजेक्ट हमने तैयार करके दोनों तीनों मिलके हमने चलाए स्टार्ट किए, तब क्या बाद में तो एक दिन तो मेरे को ही इन्होंने दिमाग से मेरे को फंसाने की कोशिश भी किए थे। ऐसी करने के बाद में मैंने वो छोड़ के, मैंने किसी करना है तो करो करके किसी को बोला। पर मेरे को ये कहने का मतलब है, लेबर ऑफिसर धुर्वे इसने जो काम किया, तो इसने जो काम किया पूरे कितने दलालियों के कामगारों के संगठन जो दलाल काम करते थे, गैर कानूनी काम करते थे, उनको रजिस्ट्रेशन करवा के, संगठन का रजिस्ट्रेशन करवा के उनको गैर कानूनी दलालों को कानूनी दलाल बना के प्रोग्राम चालू कर दिया। और उसका प्रोग्राम का क्या बोलते हैं अपनी पोपोगंडा करने के लिए, और वो यहाँ का खासदार आमदार हिंगनघाट के खासदार, ये बीजेपी आरएसएस माइंड, भागवत आरएसएस माइंड के लोग उनके लिए प्रोग्राम करते थे। हर पेटी, अरे पेटियां देने के वक्त जो आदमी 4 व्हीलर लेके आता है और पेटी लेके जाता है, ऐसी आदमी क्या इमारत बांधकामगार मजदूर हो सकता है? हाँ, और जिसके गज में 25 एकड़ खेती है, ऐसी लोगों को तुम कर्जा दे रहे, उनके बच्चों को दे रहे, जो कंपनी में काम कर रहे उनको दे रहे। तो कहने का मतलब है करप्शन चला, ऐसी करप्शन चला। किस लिए चला कि बीजेपी सरकार के लोगों को चुनाव में निकालना था। और उसी का देखिए, आप देखिए जो अपना ये धुर्वे, जो लेबर ऑफिसर धुर्वे था, ये हर इलेक्शन के साथ में घूमा, ये बीजेपी के लोगों के प्रोग्राम में गया, उनके साथ में पेटियां बांटा, चेक बांटा, ये बांटा, वो ये सब। और जो ड्राइवरिंग का काम करने वाला आज संगठन, और हमारी संगठन, कल भी मैं साइकिल पे था, आज भी मैं साइकिल पे हूं, और शायद भविष्य में भी मैं साइकिल में रहूंगा। हमारे ना नो प्रॉफिट नो लॉस, जो पैसा कामगारों ने वही जमा करते, वही कामगारों के प्रश्न छोड़ने के लिए काम करते। हमारे पास में आज 1 रुपया नहीं है, हमको पैसे की लालच भी नहीं है, हम हमारे मेहनत से कमाएंगे। पर कहने का मतलब है कि करप्शन कहाँ होता है, ये सब किसके लिए? तो ये सरकार जो चालू है, ये सरकार को बराबर ये उसी यूनिट के जो गैर कानूनी दलालों को के यूनिट का काम, एक मराठा समाज के बेचारे कैसा भी हो, वो आदमी तो 2 महीने था उसका, उस आदमी को ट्रैप मार के क्या मिला, पूरा प्री प्लानिंग ट्रैपिंग मारे। तो ये एविडेंस भी हमारे पास में, ऐसा कुछ नहीं कि हम नाक में से निकाल के मुंह में डालते हैं। तो हमारे गृह मंत्री साहब ने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। वो कहते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी है, उसी तरीके से। और हमारे जो देवेंद्र फडणवीस साहब बात कर रहे हैं, अरे ये ठाकरे सरकार है, ये ठाकरे सरकार है जिसका दादाजी बुद्धिस्ट के बारे में इतना सारा प्रवचन देने, सब क्या बोलते प्रबोधन करने वाले प्रबोधनकार ठाकरे, केशव ठाकरे के नाती है। इसीलिए आज तुम विरोधी पक्ष के नेता बन के घूम रहे, और वो बिहार यूपी में जाके प्रभारी बन के काम कर रहे। नहीं तो ये ठाकरे ने अगर मेरे को 1/1/2019 का एफआईआर हाथ में दे दिया, तो तुम्हारी सीधी एट्रोसिटी के अंतर्गत जेल में रवानी होने वाली है। तो ये ठाकरे है, पर इनका भी नहीं समझ में आ रहा भाई। हमारा जो 2 लाख का मेरे पे हाईकोर्ट ने दंड लगा दिया, तो मेरी जान लेके देवेंद्र फडणवीस की जान को बख्श रहे। ये भी कैसी महाराष्ट्र की सरकार है, ये कैसी गृह मंत्री है? क्या इनका मियां बीबी जैसी खेल है? हाँ, मैं इधर से मारूंगी, तुम रोने का काम करो, और लोगों को लगेगा कि ऐसा ही है, ये हो ऐसा ही है। तो ये ऐसा खेल बंद करो, मियां बीबी के जैसी खेल बंद करो, और प्रामाणिकता से संविधान से काम करो। और देखिए, हम आपको कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं। कल थाने में एफआईआर मांगा स्टेशन डायरी पे, तो वो मैडम ने क्या बर्ताव किया
उसके बाद में जो मांडरे के पास में गया तो मांडरे ने क्या बर्ताव किया और उसके असिस्टेंट को पूरे डॉक्यूमेंट भी देने के बाद में भी मैं आज भी एफआईआर से वेटिंग पे हूं। तो क्या ये देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाए तो इनको खुलेआम सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की ये दे दी। अगर समझ लो इसमें से अभी हमारे बहन के केस में, मेरे बहन के केस में अगर मेरा समाज सोया नहीं होता और मेरा समाज गांडू जैसी सोया नहीं होता तो आज वो पूरा समाज अगर मेरे बहन के साथ खड़ा हो जाता तो रेखा ताकसांडे के साथ में आज समाज खड़ा हो जाता ना, तो ये उद्धव ठाकरे सरकार फिर गिरती। तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो भी, मैंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लेटर लिखा, उसने मेरे को क्या बोला कि उस लेटर के अंतर्गत उसको ऑर्डर की कॉपी मांगा, जो तुमने कलेक्टर को ऑर्डर इशू किया वो ऑर्डर की कॉपी दो। तो बोले कि वेबसाइट में जाके देखो, वेबसाइट में जाके ऑर्डर की कॉपी उठा लो। तो मैंने वेबसाइट में गया, ये 21 की 22 तारीख में मैं वेबसाइट में गया। वो वेबसाइट में हाई कोर्ट में 30/9/2019 का ऑर्डर वैसे का वैसा ही है, उसके सिवा आज भी वैसा कोई ऑर्डर हुआ नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हाई कोर्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट, हाई कोर्ट में ऐसा ऑर्डर नहीं है कलेक्टर के लिए। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कोई तो भी हाई कोर्ट में किसी ने तो भी ऐसा ऑर्डर टाइप किया, उस पर सिक्का मारा, सील मारा और कलेक्टर को भेजा हो, और भेज के कलेक्टर ने वही उसी के आधार, अभी तो क्या है कि संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर को फॉलो करना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है। तो कलेक्टर ने उस हिसाब से किया हो तो हो सकता है, पर ये कूटनीति, इतनी बड़ी कूटनीति किस लिए? अगर मेरा समाज सोया नहीं होता, गांडूपन दिखाया नहीं होता और मर्द के जैसी खड़ा हो जाता रेखा ताकसांडी के पीछे में, तो आज ये पूरी फिर से उद्धव ठाकरे सरकार गोते में आती। तो ये प्री प्लानिंग करने वाले कौन है? बार एसोसिएशन में नागपुर के कौन वकील है? तो मेरे को ये कहना है, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूं कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट में सरकारी, अरे भाई 23/12/2014 की एक घटना बताता हूं। 23/12/14 में मैं डॉक्यूमेंट अभी आपको दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट आपको बताता हूं। उस डॉक्यूमेंट के आधार सत्य पुरावा बेस, एविडेंस बेस एट्रोसिटी एफआईआर 625/14 वर्धा पुलिस स्टेशन में दखल है। उसके दत्ता मेघे के 2 लोग, 3 लोगों पे है। एक एडवोकेट बीके मिश्रा बोगस नोटरी अधिकारी, जिसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 19/12/2010 में नोटरी करने का पावर छीन लिया है। उसका सचिव मनीषा कदम मैडम ने मेरे को पुरावे दिए, साथ ही पुलिस ने मेरे पुरावे पे अविश्वास किया। तो और सेवाग्राम के थानेदार ने जो मनीषा कदम मैडम को पुरावे मांगे, तो मनीषा कदम मैडम ने पुरावे उसको भेजे। अभी पुरावे मिलने के बावजूद भी पूरा एफआईआर एट्रोसिटी के कायदे के लात मार के पुरावे पहले मांगे और सब करने के बाद में, तफसील करने के बाद में 4 महीने के बाद में मुझे एफआईआर दी। फिर भी बीके मिश्रा तो अभी कहीं नहीं है। वो दत्ता मेघे के 2 लोग, अजय पुनवटकर जो बोगस एचआर मैनेजर करके घूम रहा है, और एसएस पटेल जो 70-75 साल का आदमी अभी ड्यूटी कर रहा, असंवैधानिक गैर कानूनी, उसने क्या किया? ये दोनों हाईकोर्ट में अपने गए। हाईकोर्ट जाने के बाद में उन्होंने बगैर शपथ पत्र, जिसमें शपथ पत्र ही नहीं है, ऐसी बगैर शपथ पत्र की एक क्रिमिनल एप्लीकेशन डाले। उसको जो रजिस्ट्रार, शपथ पत्र नहीं है, वहां से ही वापस भेजता था, तो रजिस्ट्रार ने पासिंग किया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पासिंग किया, 22 तारीख में पासिंग कर दिया। उसके ऊपर APL 8 से 21 नंबर डाल दिया, कंप्यूटर नंबर एंट्री। उसके बाद क्या हुआ? वो केस 23 तारीख में चढ़ी। लोगों को साल लगते, 2 साल लगते। अभी तो कोरोना टाइम है, और आप देखते हैं कंगना का केस कितने जल्दी चल गया, हाईकोर्ट में चल रहा है। और कितने सारे महत्वपूर्ण केस हाईकोर्ट में गिरे हैं, पर कंगना का केस चल रहा। वाह वाह वाह, कंगना पैसे वाली है। हाँ, क्योंकि उसको सुलवाया किसने है? उसको सुलवाने वाला तो फडणवीस है, सीधा सीधा।
तो मालूम है क्या बात ऐसी है कि उस वक्त 23/12/2014 में वो केस बोर्ड पे लग के भूषण गवई साहब के जजेस भूषण गवई जिसके पिताजी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से राज्यपाल बने, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए दीक्षा भूमि बनाए उसके अध्यक्ष भी रहे, ऐसे महान पूरा संविधान उनके घर के बालों से लेके पैरों तक जाता है। ऐसी बुद्धिमान लोगों के ज्येष्ठ पुत्र भूषण गवई साहब और उनके साथ में वो एक थे, उनका नाम याद नहीं है, उनके बेंच पे चला गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा इशू इनको पहले तो केस एडमिट कर लिया उसी वक्त, कानून का संविधान का सबका न्याय व्यवस्था की इज्जत लूट ही डाला। उसके बाद क्या किया उसने एडमिट करके अंतर्गत रिलीफ इंटरनल रिलीफ दे दिया। अरे रिलीफ देने के बाद में इशू टू नोटिस रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3। रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 कौन है? वर्धा पुलिस स्टेशन। रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 कौन है? डीवाईएसपी। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 सुरेश रंगारी। इशू टू नोटिस रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 ये लिख रहा है ऑर्डर में। तो मेरे को एक सवाल आया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर को नोटिस नहीं, इसका मतलब सरकार को नोटिस नहीं। सरकार को नोटिस नहीं तो सरकारी वकील कैसी पेश हुआ भाई? क्या सरकार ने उसको कोर्ट में केस और कोर्ट हियरिंग होने के पहले ही, नोटिस इशू होने के पहले ही उसको आधे रात में अंधेरे में ही, जैसी अभी अपनी ये महाराष्ट्र में की एक रात की सरकार बनी थी वैसी किस्सा हो गया। और वो ऑर्डर आज तक चल रहा है, आज तक वो केस जिंदा है, कोर्ट ने आज तक जिंदा रखा है ना, वो केस को खारिज किया, डिसमिस किया, ये तो चल रहा है। तो ये क्या है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। पर अंधेर नगरी तो ठीक है, पर हमारे उद्धव ठाकरे साहब की और हमारे गृह मंत्री का क्या हाल है? इसमें भी एक किस्सा है भाई। ये सरकार बनने के तीसरे दिन मैंने एक लेटर लिखा। मैंने किसको लेटर लिखा? उद्धव ठाकरे साहब को लिखा, मैंने गृह मंत्री को लिखा। एकनाथ शिंदे साहब उस वक्त गृह मंत्री थे, इन्होंने एक साथ शपथ लिए, राज्यपाल ने एक साथ शपथ दिए, तो मैंने इन लोगों को लेटर लिखा। तो वो लेटर मुख्यमंत्री को लेटर मिला, पर एकनाथ शिंदे साहब को लेटर नहीं मिला। उसके 8-10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में एकनाथ शिंदे साहब ने रिजाइन दे दिया। बाद में शरद पवार साहब हमारे दादाजी, इन्होंने कोई गृह मंत्री का पद लेने के लिए तैयार ही नहीं। अरे ऐसा ड्रामेबाजी चली। बाद में 30 तारीख को, शायद 30 तारीख को अनिल देशमुख साहब ने वो गृह मंत्री पद स्वीकारा और शपथ दिया। उसी दिन उसको लेटर मिला, जो मैंने स्पीड पोस्ट से एक साथ लेटर भेजा। मुख्यमंत्री को 8 दिन 15 दिन पहले ही मिल गया। उसका ट्रैक सीट मेरे पास में था, मैं चेक कर रहा था कंप्यूटर पे ट्रैक सीट, तो गृह मंत्री को लेटर ही नहीं मिला। और वो लेटर आज भी गृह मंत्री मेरे पास, जिस दिन अनिल देशमुख साहब ने शपथ लिया उस दिन उसको गृह मंत्री में, पर नाम तो एकनाथ शिंदे साहब का था। तो ये ड्रामेबाजी किस लिए कि ये 1/1/2019 का एफआईआर मैंने मांगा था नए सरकार से हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि ये एफआईआर अगर मेरे को मिल जाता तो मैं हाईकोर्ट में जाके, नागपुर हाईकोर्ट में जाके 2 लाख के दंड से अपना बचाव करूंगा। तो ऐसा नहीं, पर ये एफआईआर का कॉपी नहीं देना है, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये मेरे देश के संविधान, कानून और न्याय से मैं अलग हूं, क्योंकि मैं ये देश का नहीं हूं, ऐसी इनकी शायद धारणा हो। पर मेरे बाबा साहब ने मेरे को संवैधानिक अधिकार दिया है, मैं आखिरी दम तक, मरते दम तक मैं अपना एफआईआर लेके रहूंगा, उद्धव ठाकरे साहब से लेके रहूंगा, पर ये मेरा अधिकार है। पर मेरे को कहने का मतलब है सरकार कौन गिरा रहा है? सरकार ये अधिकारियों को पे बोलने से, अरे सरकार गिराने के लिए तो आप लोग भी जवाबदार है। हाँ गृह मंत्री साहब, आप कितने जवाबदार हैं? अभी तक 1 मिनट में एफआईआर दे दो। तुम्हारा विरोधी पक्ष का इतना बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज और
सबसे बड़ा ड्रामेबाज और 45 लाख की खंडी लेने वाला, एट्रोसिटी जो मैंने उल्लेख किया, उस एट्रोसिटी के अपराधियों को संरक्षण देने वाला और दत्ता मेघे के गैर कानूनी बोगस यूनिवर्सिटी को संरक्षण देने वाला ये ड्रामेबाज देवेंद्र फडणवीस, इसको आपने संरक्षण करके विधानसभा जैसी पवित्र जगह को आपने कलंकित कर रहे, आप बार बार कलंकित कर रहे और उसको अभी तो यूपी बिहार में भेज दिए, फिर वहां के दलितों को गुमराह करने के लिए आप भी जवाबदार है, कांग्रेस पक्ष भी जवाबदार है, राष्ट्रवादी भी उतनी जवाबदार है। अगर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में फुले शाह अंबेडकर और पुरोगामी विचार को और संविधान की को संरक्षित करने की बात आप करते हैं तो तुरंत मुझे एफआईआर दीजिए और एफआईआर दे के देखिए और आगे की प्रोसेस क्या होती है। पर आप एफआईआर नहीं दे रहे, इसका मतलब दिन में भैया और रात में सैया का खेल आप खेल रहे हैं। तो ये ऑफिसर लोगों को बट्टा लगाने से आत्मचिंतन आप लोग कीजिए, यही मेरा कहना है। डंके के चोट पे बता रहा हूं, फुले शाह अंबेडकर और ऑनलाइन रजिस्टर्ड जनार्दन गुरुजी प्रेरित स्वयंसेवी संघ का जिला अध्यक्ष वर्धा सुरेश भाऊ रंगारी, आपको अनिल देशमुख साहब, आपको मैं ये नौटंकियां बंद कीजिए, गृह मंत्री पद पे है तो हमारे संविधान का और सम्मान कीजिए। आप संविधान का सम्मान करेंगे, फालतू के वक्तव्य करेंगे तो हमारे संविधान को कलंकित करना है। और आपके जैसी सम्मानित व्यक्ति ने ऐसी फालतू बात, अरे अर्ध सत्य बातें क्यों करते हो, पूरी सत्य बोलो। सत्य बोलने के बाद में आपने फिर से वो ढोंगीबाज देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य पे आप डर गए। आपकी जैसी डरपोक आदमी को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रिजाइन कीजिए और एक दिन का नाइक पिक्चर देख लीजिए, सुरेश रंगारी को एक दिन के लिए अपॉइंटमेंट कर दीजिए, देखिए महाराष्ट्र सरकार में क्या हाल करके रखता हूं। एक दिन का मुख्यमंत्री है हिम्मत, अगर हिम्मत हो तो एक दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त करके दिखाओ, देखता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने वाले, ये गोमूत्र पीने वाले महाराष्ट्र सरकार गिराने की हिम्मत कैसी करते हैं। साहब हम हाथ जोड़ के बाबा फुले शाह अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की हम औलादे हैं, हमारे शरीर में अभी भी उनका खून हमारा खवलता है। आप जैसी लोग, हम ये चाहते हैं साहब, हम विनती करते हैं हमारी एफआईआर दीजिए, हनीफ की एफआईआर दीजिए, मेरे बहन को न्याय दीजिए और दैनिक कामगारों को न्याय दीजिए, उस चौहान को न्याय दीजिए और भ्रष्टाचारी धुर्वे को जेल में डालिए। कितने कारनामे इस पे एसआईटी लगाइए, वर्धा के इस प्रकरण पे एसआईटी लगाइए, जांच बिठाइए यहाँ पे कामगारों का। और नरेंद्र मोदी साहब ने, पंतप्रधान ने जो कायदा बनाया कामगार विरोधी कायदा बनाने की हिम्मत क्यों हुई? कायदा बाद में चालू करना, महाराष्ट्र में ये कायदा आना नहीं चाहिए, यह आपकी जवाबदारी है। महाराष्ट्र के कामगारों का अन्याय, अत्याचार, शोषण बंद करो। संविधान से गुलामगिरी और वेट बिगारी भगा दी गई है। आप मोदी फिर से वो वापस ला रहे हैं मनुस्मृति विचारधारा का संविधान वही है, अभी संविधान वही है, उसका अलग साइड से अलग तरीके से मोड़ तोड़ के अलग कानून बना रहे। हमारे कागज के ऊपर हम तकरार करते, वो तकरार पे न्याय देने के बजाय वो क्या कर रहे, हमारे तकरार पे न्याय नहीं करते, उसके ऊपर उसको सुधार करते, जो गलती करता है उसको माफी देते। आपने क्या किया गृह मंत्री साहब? आपने क्या बोले? वो वाधवा को अभी अमिताभ गुप्ता ने जो दिया उसके ऊपर आपने क्या बोले? नहीं, उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांगने से क्या होता है? जो दर्द हुआ वो दर्द नहीं भर के निकलता। कल ये हनीफ की हत्याकांडी माफी मांग लेंगे, निर्भया हत्याकांडी को माफी क्यों नहीं दी? को पार्टी पर रकम को माफी क्यों नहीं दी? किस लिए नहीं माफी दे रहे आप? माफी अगर देना ही है तो संविधान समान है, न्याय समान है, को पार्टी के अपराधी को छोड़ दो। मैं ये नहीं बोलता कि इतने घिन्न अपराध करने वालों को आप माफी दोगे। अरे ये नीचों को तो गोली से मारना चाहिए, ऐसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को गोली से मारना चाहिए।
अनिल देशमुख साहब, ये आप हमको मिलने का टाइम दीजिए। हम ये वीडियो से, इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे मिलने का समय दीजिए और मेरी बात, मेरी व्याथा सुनिए। आपके पीए लोगों को कई बार हमने पूरी फाइल भेजी है। आप मिसगाइड कर रहे हैं। वर्धा में आ रहे थे, आपको फाइल मिली, आपको व्हाट्सएप से और ईमेल से फाइल भेजा, आपने वर्धा का रूट बदल दिया, हिंगनघाट चले गए। आप इतने डरपोक जैसी अगर होंगे तो 2 मिनट में राजीनामा दीजिए। ये सुरेश रंगारी का आपको विनती है, नम्रता पूर्वक विनती कर रहा हूं। आगे चल के आंदोलन प्रवृत्ति से आपके घर के सामने आके आंदोलन कर दूंगा, फिर मत बोलना। अरे क्या साहब, आप यहाँ के मूल निवासी है, हमारे भाई है, हमारे वंशज है, हमारे सब कुछ है। ये भगोड़े बाहर से आए हुए, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध और गोमूत्र और सेन खाने वाले लोग हमें क्या पढ़ाएंगे? हम तो माँ जिजाऊ, माँ रमाई, माँ सरस्वती, इनके दूध से आप और हम सींचे हुए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। गृह मंत्री साहब, मुझे एफआईआर की कॉपी दीजिए, यही मैं आपसे इस चैनल पे विनती करता हूं। और देखिए, आपके आज भी वर्तमान में आपके ऑफिसर क्या करते हैं, इसके वीडियो देख लीजिए। यही मैं, और आपको इस आपके फॉलोवर इनको बोलो कि सुरेश रंगारी नाम के आदमी का वीडियो, क्रांति सूर्य ज्योति नाम के वीडियो मेरे को सेंड करो, देखो आप। ये मैं आपको विनती कर रहा हूं, क्योंकि हम बुद्ध के लोग हैं। हम पहले बुद्ध के लोग नम्रता पूर्वक ही काम करते हैं। हम आंदोलन करना हमारे में नहीं है, और हम किसी के पिछवाड़े से काम नहीं करते, पिछवाड़े से मारते नहीं। ये तो गू गोबर और अंध भक्तों का काम है। हाँ, चूड़िया और अपने पे गिरती आई तो अपने अमृता को चूड़िया भेजने लगाते, और उससे नहीं सहन हुआ महाराष्ट्र की सरकार गिराना, उनसे नहीं होता तो कंगना जैसी को सुलवा देते। ये क्या है? अरे, और बोलते हैं कि मेरे घर में सागर के किनारे पे हुए बंगले पे एक तोता आया। तोता, अरे तोता नहीं, तोतीन आई थी। तोता नहीं, तोतीन आई थी, घायल तोता आया था। उसको हमने खाना पीना खिला के अच्छा किए। तो अच्छा करने के बाद में क्या होता है कि वो हमारे प्यार से, अभी उसको जब आजाद होगा, और आजादी से खेल रहा है हमारे इसमें, और जब उसकी दिल चाहेगा उड़ जाएगा। ये इसका मतलब क्या है? ये तोता नहीं, तोतीन कंगना आई थी, उसको खिला पिला के मस्त अच्छा माइंड वॉश करके सुलवा दिया ना भाई, सुलवा दिया ना। अनिल देशमुख साहब, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। उद्धव ठाकरे साहब, ध्यानपूर्वक देखिए। अजित पवार साहब, इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था का राज्य लाना है, फुले शाह आंबेडकर का संविधान बचा के, तो हमको अपने विचारधारा के साथ में बैठा लिए, हमारे साथ में बात कीजिए, हमारी व्याथा सुनिए। हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके नागरिक हैं। धन्यवाद।